नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें साइंस के अपडेटेड क्वेश्चंस का संकलन किया गया है और ये वन लाइनर है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही अपडेटेड हैं जो अब की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले के जो सवाल पूछे जाते थे उनको हमने आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया है और ये जो नई श्रृंखला है जिसका ये पहला पार्ट है साइंस के वन लाइनर्स का, इसमें हम एमसीक्यूज नहीं बता रहे हैं, हम वन लाइनर टाइम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन बताएंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये वो सवाल है जो वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं और आने वाले एग्जाम्स में इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, हर एक सवाल को जरूर देखें और उसको समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, दूर संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं और इनसे जितने भी सवाल बनते हैं उन सबका संकलन इससे सिमिलर जितने भी सवाल है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दूर संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो वो है माइक्रोवेव तरंगे। फिर बात आती है कि टेलीविजन प्रसारण में जो टीवी हम देखते हैं उसमें ऑडियो सिग्नल के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको क्या कहते हैं। तो टेलीविजन में जो ऑडियो सिग्नल के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, चमगादड़ रात में कैसे उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ों में क्या होता है, ये रात में उड़ते भी हैं और शिकार भी करते हैं। तो ये संभव कैसे, ये इस प्रकार से संभव है कि जब भी चमगादड़ उड़ते हैं तो वो अपने मुंह से एक अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये अल्ट्रासोनिक तरंगे आगे जाकर के अगर कोई भी बाधा होती है तो उनसे टकरा करके वापस आती हैं। तो उनको पता चलता है कि आगे कोई बाधा है या इसी प्रकार से वो अपने शिकार को खोजते हैं। तो चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला सवाल है, सुपरसोनिक जेट की उड़ान में किसमें क्षति उत्पन्न हो रही है। जो भी सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं जिनमें जेट इंजन्स का यूज किया जाता है उनमें किसमें क्षति उत्पन्न हो रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्षति उत्पन्न हो रही है ओजोन परत में। किस प्रकार से, क्योंकि जो भी ये सुपरसोनिक जेट इंजन्स यूज होते हैं तो जेट इंजन में क्या होता है कि जो कंबशन होता है उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड NO वो उत्पन्न होता है, वो बाहर निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है उसके इंजन का। तो उसकी वजह से ओजोन परत में क्षति उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, एक्सरे और इंफ्रारेड में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी है। तो रेडियो तरंगे, फिर उससे कम माइक्रोवेव, फिर उससे कम इंफ्रारेड, फिर उससे कम दृश्य, फिर अल्ट्रावायलेट, उससे कम एक्सरे और उससे कम गामा किरणें। ये तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है और ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ आते हैं। क्यों, क्योंकि कई आप वीडियोस देखते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको एक दो चीजों का क्रम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो 6-7 क्रम बताए गए हैं इन्हीं से सवाल घूम घूम कर पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये क्रम याद रखने हैं, रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर दृश्य तरंगे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा किरणें। अगला सवाल है, मानव द्वारा सहन कर सकने वाली शोर की तीव्रता कितनी होती है। मतलब किस तीव्रता तक मनुष्य शोर को सहन कर सकता है। तो इसमें क्या है, कि जो शोर होता है या ये कहें कि सामान्य बोलचाल के लिए 35 से 40 डेसिबल पर्याप्त होता है। यदि कोई मनुष्य सो रहा होता है, मान लीजिए कोई नींद में, तो यदि उसके आसपास 50 तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है तो उससे उसकी नींद चाहे कितनी भी तेज सो रहा हो वो टूट जाती है। एक ये अनुमान रहता है, मतलब 50 तीव्रता की ध्वनि मनुष्य को सोते से जगाने के लिए काफी होती है। सामान्य बोलचाल 35 से 40 या 30 से 40 भी होती है और जब ये 85 डेसिबल तक पहुंच जाती है तो ये एक एक्सट्रीम लिमिट होती है जो मनुष्य शोर सुनने में बहुत ही ज्यादा असहज महसूस करता है, बहुत ही उसको पीड़ा होती है। तो 85 डेसिबल से ज्यादा का शोर मनुष्य जो है
सहन करने में उसको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रेडियो स्टेशन। मान लीजिए सवाल है, एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड प्रसारण करता है, इसकी वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। इसमें जो आवृत्ति होती है n, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है C/I। C क्या होता है आपका? प्रकाश का वेग, और I आपका जो ये स्टेशन से बैंड प्रसारण कर रहा है 30 मीटर, इसको जब हम 3 इंटू जब प्रकाश के वेग से गुणा करके और ये जो वैल्यू दी है इससे डिवाइड करेंगे, n=C/I, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो 3 × 10⁸ और बटे 30 करके तो क्या निकलेगा? 10 × 10⁶ तो क्या होगा? 10 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल या कोई भी वैल्यू दी होगी तो उसको आप आंसर करके n=C/I से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है ब्रह्मांड विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो चाहे वो SSC के एग्जाम्स हो। तो डॉपलर प्रभाव की अवधारणा पर ब्रह्मांड विस्तार की अवधारणा आधारित है। अगला सवाल है वह बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वह है सोनोग्राफी। वह बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि CT स्कैन में किस प्रकार की तरंगें प्रयुक्त होती हैं? मैंने बताया कि जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं उन सबका संकलन इस वीडियो में किया गया है, आपको सबका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। CT स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, जो एक्सरेज होती हैं उनका यूज करते हैं हम CT स्कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश तरंगों का। अगला सवाल आता है कि तापमान बढ़ाने से गैस में ध्वनि की गति पर क्या बदलाव आएगा? ताप बढ़ाने से गैस में ध्वनि की गति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो भी ध्वनि की गति है वो परिवर्तित होती है और परिवर्तन उसमें किस प्रकार का होता है? पॉजिटिव होता है और वह बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के अणु हैं उनकी जो गति है वो बढ़ती है और उसी के रेफरेंस में ये जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है रडार। किस तरंग का प्रयोग रडार में करते हैं? रडार क्या होता है? जिसमें एक रिसीवर रहता है और एक प्रेषक रहता है। मोस्टली यूज किया जाता है दूरसंचार में और जितने भी डिफेंस हैं उनमें वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो रडार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं? वो है रेडियो तरंगें। डेसिबल किसकी इकाई है? तो बहुत ही सरल सवाल है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट सवाल है FM प्रसारण सेवा की बैंड की आवृत्ति कितनी होती है? कितने से कितनी होती है FM प्रसारण बैंड की सेवा? तो ये होती है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। अगला सवाल है क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिविटी जिसकी खोज मैडम क्यूरी और पीव्यूरी ने की, उन्हीं के नाम पर इनकी इकाई जो है क्यूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? या वह विज्ञान जिसमें हम वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष विज्ञान या मेटेरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा ऊर्जा किस प्रकार के कोयले में होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस प्रकार के कोयले में होती है? तो एंथ्रासाइड का जो कोयला होता है ये सबसे
टॉप क्लास का कोयला होता है, इसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर लिग्नाइट आता है और इसके बाद जो है पिट कोयला आता है। इसमें आपका 85% एंड एबव कार्बन परसेंट होता है एंथ्रासाइड में। नेक्स्ट है गैस के दबाव का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो गैस दबाव का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसको हम मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। किससे? मैनोमीटर। नेक्स्ट है बादल वायुमंडल में कैसे उड़ सकते हैं या कैसे उड़ते हैं या कैसे तैरते रहते हैं? तो बादल जो है वो वायुमंडल में उड़ते रहते हैं और तैरते रहते हैं क्योंकि इनका जो घनत्व होता है वो न्यूनतम होता है। बादलों का घनत्व कितना होता है? न्यूनतम। सो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण साइंस के सवाल थे जो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे और रिसेंट के जो एग्जाम सिनेरियो हैं उस पर आधारित होंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियोस की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या यहाँ पर आई का जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। अगर आप कोई अन्य श्रृंखला चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम। अभी जैसे 3-4 भाई बहन हो तो किसी एक की दुकान अच्छी चल निकले ना, हाँ, तो बाकी उसी दुकान में बैठ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मीठी की सिंगिंग इतनी अच्छी चल गई तो शक्ति आपने और मुक्ति आपने दोनों ने अलग अलग करियर क्यों चुने? ये कभी लोग कहते थे कि अभी तू तो फेमस हो गई है, तू गाने गाने लग गई, इनको पीछे लगा ले तो तू आगे है ना और ये तेरे पीछे यूं करते रहेंगे। ऐसे लोग बोलते थे, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हें इतने शोज मिले।